अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बरतानिया की नए वज़ीर आज़म के हवाले से। जी हाँ, 47 साल ये खातून है, लिज़ ट्रस इनका नाम है और ये मुल्क की नई वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुकी हैं। लिज़ ट्रस के मद्दे मुकाबिल भारतीय नजाद ऋषि सुनाक थे। मुल्क के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कंजरवेटिव पार्टी के मुल्क भर में मौजूद 1,60,000 अरकान ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। लिज़ ट्रस ने कंजरवेटिव जमात की क़यादत के लिए आपको बताएं कि 81,326 वोट हासिल किए हैं। रशीद जिन के हवाले से कहा जा रहा था कि वो खासे कड़े उम्मीदवार हैं और हो सकता है कि वो इनको हरा दें, लिज़ ट्रस पर फौकियत ले जाएं, लेकिन उनके हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं कि उन्होंने 60,399 वोट हासिल किए लिज़ ट्रस के मुकाबले में। नाज़रीन, लिज़ ट्रस वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की काबीना में बतौर सेक्रेटरी खारिजा इससे पहले काम कर चुकी हैं। नई वज़ीर आज़म बरतानिया की तीसरी खातून है जो वज़ारत उज़्मा के आला तरीन ओहदे पर फाइज होंगी। उनसे कबल मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे खातून वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ये तीसरी खातून वज़ीर आज़म होंगी बरतानिया की, ये एजाज़ भी इनके पास आ चुका है। अच्छा नाज़रीन, जो लिज़ ट्रस हैं वो एक ऐसे वक्त में बरतानिया की वज़ीर आज़म बनी हैं जब मुल्क कई मसाइल का शिकार है। बरतानिया में बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई है, कर्ज़ है, माशी नमू में तनज़्ज़ुली है और इसके साथ साथ आवाम को दहाइयों बाद माली खसारे का सामना है। जबकि यूक्रेन जंग के बाइस तवानाई के मसाइल और तेल की कीमतों में इजाफा तो आप जानते ही हैं कि हर जगह ही हो रहा है और नई वज़ीर आज़म के लिए इन तमाम चैलेंज से निमटना बरतानिया के अंदर आसान नहीं होगा। लिज़ ट्रस कौन है और क्या वो मुल्क को दरपेश मसाइल से निकाल पाएंगी अपने मुल्क के लोगों को, इस पर हमारे साथ एक पैकेज मौजूद है, एक रिपोर्ट मौजूद है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेंगे। लिज़ ट्रस बरतानिया की नई वज़ीर आज़म मुंतखब हो गयीं। 47 साल खातून ने कंजरवेटिव जमात की क़यादत के लिए 81,326 जबकि उनके भारतीय नजाद हरीफ ऋषि सुनाक ने 60,399 वोट हासिल किए। नताइज का ऐलान पार्लियामेंट की 1922 कमेटी के सरबराह ग्राहम रेड्डी ने किया। कंजरवेटिव पार्टी के सरबराह के इंतखाब के लिए बरतानिया भर से कंजरवेटिव पार्टी 1,60,000 अफराद ने वोटिंग करके पार्टी सरबराह मुंतखब किया। मौजूदा बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन कल मरकज़ बरतानिया को अपना ओहदा पेश करेंगे, जिसके बाद लिज़ ट्रस वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगी। कंजरवेटिव पार्टी की नई सरबराह बरतानिया की तीसरी खातून वजीर आज़म होंगी जो इस आला तरीन ओहदे पर फाइज होने वाली हैं। इससे कबल मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे खातून वजीर आज़म रह चुकी हैं। वजीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में लिज़ ट्रस ने इलेक्शन को सख्त जद्दोजहद का मुकाबला करार दिया और इसके लिए मुखालिफ उम्मीदवार ऋषि सुनाक का शुक्रिया भी अदा किया और मुल्क में सियासी बहरान के खात्मे का अहद भी किया। लिज़ ट्रस 1975 में ऑक्सफोर्ड में पैदा हुई। वो 2010 में साउथ वेस्ट नॉरफोक से रुकन पार्लियामेंट बनी और बच्चों की देखभाल और तालीम के लिए पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी मुकर्रर हुई। सिर्फ 2 साल के अंदर वो माहौलियात, खुराक और दही उमूर की स्टेट सेक्रेटरी बन गयी। लिज़ ट्रस 3 वज़ीर आज़म के साथ 6 मुख्तलिफ वज़ारती ओहदों पर काम कर चुकी हैं। वो सितंबर 2021 से बोरिस जॉनसन की काबीना में बतौर सेक्रेटरी खारजा जिम्मेदारियां निभा रही हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक रवां साल बोरिस जॉनसन को कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों का स्कैंडल सामने आने के बाद जुलाई में पार्टी की सरबराही से मुस्ताफी होना पड़ा था, जिसके बाद वज़ारत उज़्मा की दौड़ के लिए कंजरवेटिव पार्टी के 11 उम्मीदवार सामने आए थे। टोरी अरकान पार्लियामेंट की वोटिंग के मुख्तलिफ मराहिल के बाद लिज़ ट्रस और ऋषि सुनाक मैदान में रह गए थे। सुबकदोश होने वाले रहनुमा बोरिस जॉनसन ने नई वजीर आज़म को मुबारकबाद पेश करते हुए ट्विटर पर लिखा कि बरतानिया की अगली वजीर आज़म के पास इलाकाई अदम मुसावात और महंगाई से निमटने और हुक्मरान कंजरवेटिव पार्टी को मुत्तहिद करने का सही मंसूबा है। लिज़ ट्रस एक ऐसे वक्त में बरतानिया की वजीर आज़म के तौर पर सामने आई है जब मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बरतानिया में महंगाई कई दिहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर है। कर्ज और मुआशी नमू में तंजली के साथ साथ आवाम को दिहाइयों बाद माली खसारा का भी सामना है, जबकि यूक्रेन जंग के बाइस तवानाई के मसाइल और तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। लिज़ ट्रस ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि वो एनर्जी हिल्स के मसले से चंद हफ्तों में निमट लेंगी, जबकि उन्होंने चंद माह में टैक्स में कमी का हुकूमती मंसूबा पेश करने का वादा भी किया था। अब देखना यह है कि लिज़ ट्रस वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाल कर अपने किए गए वादे पूरे कर पाएंगी या नहीं। बिल्कुल जी, वादे तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं, ये वादे वो पूरे कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कयास आराइयाँ क्या की जा रही हैं, अंदाजे क्या लगाए जा रहे हैं और ख़ासतौर पर तज्ज़िया निगार जो हैं वो क्या कहते हैं, यही जानने के लिए मैंने रब्ता किया है अज़हर जावेद साहब से। सहाफ़ी हैं, लंदन से बराह रास्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। अज़हर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है जो मुझ तक।
आज़ा साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है और अगर आपका माइक जो है वो म्यूट पर नहीं है, तो प्लीज़ फरमाइएगा कि लिज ट्रस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कल मुल्क की वज़ीर आज़म का हलफ उठा लेंगी। पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा आज़ा साहब कि क्या उनकी ये जो कामयाबी है, इसके बाद हम देखेंगे कि बरतानिया में ऑडियो नहीं आ रही है जी। अज़हर जावेद साहब की कोशिश करते हैं दोबारा से हम उनसे रब्ता कर सकें, लेकिन बात आज हम प्रोग्राम में कर रहे हैं लिज ट्रस के हवाले से, जो आप जानते हैं कि बरतानिया की नई वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब कर ली गई हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में फ़र्क दिखाई देता है उनके हासिल किए गए वोटों में, और फिर भारतीय निजात रिशी सुनाक ने जो वोट हासिल किए हैं तकरीबन 20,000 वोटों का फ़र्क है। IC पे हम बात करना चाह रहे हैं जी अज़हर जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। अज़हर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं जी, प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। अज़हर साहब फरमाइएगा कुछ। जी बिल्कुल, लिज ट्रस जो है वो तीसरी वजीर आजम है जो खातून है बरतानिया की, और उनका जो इंतखाब है कल, वो जो वजीर आजम साबिक हैं बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस कल स्कॉटलैंड जाएंगे, जहाँ पे बरतानिया की जो मलका है क्वीन एलिजबेथ, वो इस वक्त मुकीम है। वहाँ जाके दोनों मलका बरतानिया से मिलेंगे और उसके बाद जो लिज ट्रस है वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है कंजर्वेटिव पार्टी के लिए कि गुज़िश्ता 6 साल में ये चौथी वज़ीर आज़म है जिनको तब्दील करना पड़ा, और अंदरूनी पॉलिटिक्स जहां एक तरफ कार फरमा है, दूसरी तरफ बरतानिया के हालात ऐसे जा रहे हैं कि जिसमें गवर्न करना मुश्किल होता जा रहा है। बोरिस जॉनसन को अंदरूनी खलफशार का सामना था, उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों ने उन पर मिसट्रस्ट किया और उनको ओहदे से हटाने में अहम किरदार अदा किया। जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के जो कायद का इंतखाब था उसमें मुकाबला काफी क्लोज रहा है, क्योंकि आज तक इतना करीबी मुकाबला नहीं हुआ जो सबसे ज्यादा करीबी था। जो ऋषि सुनाक हैं उन्होंने भी अब दोबारा किसी जो हुकूमती ओहदा, अव्वल तो उन्हें ऑफर नहीं किया जा रहा, लेकिन वो बतौर MP वो अपना ओहदा बरकरार रखना चाहते हैं और अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लिज ट्रस जो हैं वो अगर उनको हम देखें तो अभी जो इस इंतखाब के बाद सर्वे आया है अवाम का, उसमें अवाम को ज्यादा उम्मीदें नहीं है उनसे। एक बड़ी तादाद समझती है कि लिज ट्रस एक अच्छी वजीर आजम साबित नहीं हो सकेंगी। उसके पीछे काफी अवामिल कार फरमा है, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि बरतानिया इस वक्त महंगाई के अरूज पर है। सबसे बड़ा मसला जो एनर्जी के बिल्स हैं, बिजली और गैस के, वो दरपेश है। वो के वादा किया है लिज ट्रस ने कि वो इन एनर्जी के बिल्स पे कैप लगाएंगी और उसे बढ़ने नहीं देंगी, लेकिन जो यूक्रेन की जंग है वो बरतानिया को एक बहुत मुश्किल हालात की तरफ लेके जा रही है। जो टैक्सेस के हवाले से भी लिज ट्रस ने वादा किया कि वो उसमें कमी लाएंगी, लेकिन उसमें जो हालात हैं वो इस वक्त फेवरेबल भी नहीं है। जो अगले इलेक्शन है वो तो अभी काफी दूर है, लेकिन जो मुखालिफ जमातें हैं महंगाई को लेके वो काफी कंपेन भी कर रही हैं। तो फिर अज़हर साहब, फिर ये कामयाब कैसे हो गई? कुछ हमें ये ज़रा समझा दीजिएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये चलें लिज ट्रस जो हैं वो बरतानवी तारीख में तीसरी खातून हैं जो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज़ होने जा रही हैं। इनसे पहले मार्गरेट थैचर थी, उनके बाद थेरेसा मे थी जो इस ओहदे तक पहुंची थी। तीसरी खातून वज़ीर आज़म बनने के हवाले से क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई लिज ट्रस को, अगर ये आप बता सकें, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले, और कोई बड़ी वजह बनी इनकी कामयाबी की अज़हर साहब? असल में जो ये जो इंतखाब हुआ ये कंजर्वेटिव पार्टी के जो अराकीन है उन्होंने किया है। इस वक्त हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में अक्सरियत ली थी, उनमें क़यादत का फुकदान पाया जाता है। अभी बोरिस जॉनसन के जाने के बाद जो कोई सीनियर लीडरशिप मौजूद नहीं है। लिज ट्रस का इंतखाब भी अगर देखा जाए तो सीनियर लीडरशिप ना होने की वजह से लिज ट्रस भी एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आई, और उनको जो पार्टी अराकीन की अक्सरियत ने जो है वो इंतखाब किया। यहाँ बरतानवी सिस्टम के अंदर जो हुक्मरान जमात का लीडर होता है वही वजीर आजम हुआ। तो पहले मरहले में लिज ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी की जो लीडरशिप का जो मुकाबला है वो जीता है, और उसके बाद वो वजीर आजम बनने जा रही हैं कल।
तो हालात जो है साहब लेकिन अजहर साहब लेकिन देखिए ना, नो डाउट कि कंजर्वेटिव पार्टी के अपने अंदर ये हुआ है, उन्होंने ही इलेक्ट करना था, लेकिन ज़रा हमें ये समझा दीजिएगा कि वाई नॉट ऋषि सुनाक दैन, बिकॉज जस्ट बिकॉज ही सेट के टैक्सेस जो हैं वो कम नहीं किए जाएंगे, महंगाई पर काबू पाने के लिए मैं टैक्सेस की शरह जो है वो उसी तरह से रखूँगा, क्या ये वजह जो है बनी उनकी हार के लिए, उनकी शिकस्त के लिए? क्या वजह क्या थी कि रशी की उतनी मकबूलियत नहीं थी अपनी ही जमात के अंदर जितनी लिज ट्रस की थी? हालांकि खुद आप फरमा रहे हैं कि वो कोई इतनी फेवरेट नहीं है वज़ीर आज़म के इस ओहदे के लिए। जो दूसरी तरफ उम्मीदवार हैं वो भी इतने फेवरेट नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो लॉबी है, जो कंजर्वेटिव हुक्मरान जमात की जो एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कह सकते हैं, जिसे 1922 कमेटी भी कहते हैं, जी जी उनमें लिज ट्रस को एक बेहतर मुतबादल के तौर पर लिया गया। यहाँ पर जो आम वोटर है कंजर्वेटिव पार्टी का 1,60,000 में से जो इनके पेड मेंबर हैं, जो वोट देने का हक रखते हैं, उन्होंने लिज ट्रस का जो इंतखाब किया, उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ऋषि सुनाक क्योंकि एक कलर्ड पर्सन भी थे, और अगर वो मुंतखब होते तो वो पहले मतलब कलर्ड पर्सन होते जो बरतानवी वजीर आजम होते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें ये भी था। लिज ट्रस का जो ऋषि सुनाक की तरफ से जो टैक्सेस के मामले से जो उनका हार्ड स्टांस था, वो भी उनके लिए एक मुश्किल का बायस बना। इसके अलावा जो बड़ी तादाद कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज की थी, जो इन्फ्लुएंशियल्स थे, जो इम्पोर्टेंट मेंबरान थे पार्लियामेंट, वो भी लिज ट्रस के साथ खड़े हुए। तो ये सारे अवामल के बाद जो है वो लिज ट्रस जो है वो ये जो इंतखाब है वो जीतने में कामयाब हुई। जी अच्छा, थोड़ा सा सर, चूँकि अब आप वहीं पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए होते हैं, अब क्या वजह है कि जो बरतानवी जमातें हैं वो इक़्तिदार से अपने सरबराहान को हटाने से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हमें रखती हुई दिखाई देती हैं? बहुत सारे वज़राए आज़म ऐसे हैं जिनको ओहदे की मुद्दत मुकम्मल ही नहीं करने दी गई। और ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा कि बोरिस जॉनसन की जो जानशीन हैं, उनको इस सूरत हाल से बचने के लिए 2025 तक वज़ीर आज़म बरकरार रहने के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी हो जाएगा? जी, सबसे पहले तो एक जो खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, तो अगर क्या इलेक्शन 2025 में ही होंगे या उससे पहले हो सकते हैं। गो के लिज ट्रस ने आज किताब में यही अज़म का इजहार किया कि वो 2025 में लीड करेंगी और दोबारा जितवाएंगी। लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं बरतानिया में कि मुआशी सूरत हाल को लेके बहुत मुश्किल है किसी भी हुकूमत के लिए यहाँ पर बाकायदा हुकूमत करना। यहाँ पर जो एनर्जीज के बिल हैं, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, जो यहाँ पे महंगाई की शरह तारीख की सबसे बुलंद तरीन जगह पर पहुंची हुई है, उस सारे मामलात को देखकर यहाँ पे एक अनरेस्ट का माहौल है। और इन हालात में जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरान हैं, जो डायरेक्ट अपने हल्के के वोटर्स के साथ राब्ते में रहते हैं, वो उसी को आगे असम्बली में बयान भी करते हैं और उसके मुताबिक फैसले भी लेते हैं। अब जो प्रेशर बोरिस जॉनसन की वजह से आया था मेंबरान पार्लियामेंट पे कि उन्होंने जो है खिलाफवर्जी की थी कोविड कवानीन की, और उसके बाद जो एक ऐसा मुशीर जो है उन्होंने तैनात किया था जिसके कुछ इलीगल मामलात के हवाले से उनका नाम आ रहा था, और उन्होंने जानबूझ के उसको नजर से दूसरी तरफ रखा। तो ये एक बड़े जो कह सकते हैं कि मुश्किल सूरत हाल है बरतानवी सियासत की तारीख में इस वक्त कि लिज ट्रस ये ओहदा संभालने जा रही हैं। महंगाई और जो उनके अपोनेंट, और खासतौर पे हमें लेबर पार्टी और लिब डेम को भी सामने रखना होगा। गो के लेबर पार्टी के जो सरबराह केयर स्टार्मर आज उन्होंने खैर मकदम भी किया और उन्होंने कहा कि इनको हम आसान नहीं लेंगे, और एक उन्होंने लिज ट्रस को कहा कि वो एक कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन है। लेकिन एक इंटरनेशनल बढ़ते हुए सिनारी और खासतौर पर यूक्रेन जंग के बाद जो बरतानिया के हालात हो रहे हैं महंगाई के हवाले से, अवाम जो अनरेस्ट हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा मसला होगा नए बरतानवी वज़ीर आज़म। ठीक है, अच्छा, बरतानिया के हवाले से और कुछ खास तौर पर यूक्रेन एंड रशिया जंग को लेकर भी आपने बात कर ली। मैं चाहूँगी थोड़ी सी हम अपने खत्ते की बात कर लें, अज़हर साहब यहाँ की बात कर लें।
पाकिस्तान और इंडिया की ख़ास तौर पर बात कर लें, हम ये जानते हैं कि लिज ट्रस जो हैं वो पाकिस्तान समेत इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात और तिजारत की ख़्वाह हमें दिखाई दी हैं मुख्तलिफ अपने खिताबात के दौरान। साथ ही साथ बहुत दफ़ा इंडिया के दौरे भी वो कर चुकी हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो सैलाब आया है उसमें जो मुतासरीन हैं उनके लिए आवाज़ भी उठा चुकी हैं। तो हम क्या फिर तवक्को रखें कि उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान की जानिब उनकी जो पॉलिसी है वो कितनी पॉजिटिव हो सकती है, क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं इस सिलसिले में अज़हर साहब? बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को भी इस पे अब काफ़ी तवज्जो देती है, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के हवाले से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है यहाँ पे बरतानिया की। बरतानवी अवाम में भी ख़ास तौर पे जो डीसी जो डिज़ास्टर इमरजेंसी कमेटी की अपील के तहत तकरीबन 14 मिलियन पाउंड अब तक इकट्ठा हो चुका है। प्रिंस चार्ल्स से लेके तमाम अहम मेंबरान पार्लियामेंट ने, साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया है। तो लिस्ट इंटरनेशनली इस वक्त पाकिस्तान को ये फोकस करना होगा कि लिज ट्रस जो नई जो वज़ीर आज़म आई हैं वो सबसे पहले मरहले में इसको आगे लेके जाएं। जो बहाली के इक़दामात हैं, बहाली के लिए जो पाकिस्तान को फंडिंग चाहिए, तो ये एक नरम गोशा मौजूद है बरतानवी हुकूमत में भी और बरतानवी जो ओवरऑल सोसाइटी भी है इस वक्त उसमें भी, और जो यहाँ पे जो स्टैब्लिशमेंट है या जो जो लोग यहाँ पे मैटर करते हैं डिफरेंट इदारों में। जी सॉरी, करता धरता का लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है ना अज़हर सर? के पीछे बैकग्राउंड है। इसलिए सबसे पहला जो अगर पाकिस्तानी हुकूमत अप्रोच कर सकती है तो नई जो, क्योंकि बिल्कुल नई कैबिनेट भी कल फॉर्म हो जाएगी, नए वज़रा होंगे जो अपने ओहदे संभालेंगे, नए चेहरे होंगे वही, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी होंगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल अटेंशन का फोकस बना हुआ है। और यहाँ पर तो मेंबराने जो पार्लियामेंट उन्होंने ये भी कहा है, एक लेस्टर से एक MP है खातून, कि पाकिस्तान के कर्जे माफ किए जाने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान जो है ये जो वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंटरनेशनली, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या क्लाइमेट चेंज है, उसका शिकार हो रहा है। तो उन्होंने इवन पाकिस्तान आप ये समझ रहे हैं अज़हर साहब, क्योंकि आप इस वक्त बरतानिया में ही ज़ाहिर है मौजूद हैं, हालात को वैसे भी आप एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो सैलाब के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ख़ास तौर पर जो हमदर्दाना जज्बात वहाँ के लोगों के अंदर पैदा हुए हैं, उससे पाकिस्तान को अब फ़ायदा उठाना चाहिए है और हालात को मज़ीद अपने हक़ में करने के लिए फ़ौरन से एक्टिव हो जाना चाहिए है इस नई सियासी गहमा गहमी के अंदर। बहरहाल बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब, आप लंदन से हमारे साथ मौजूद थे, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए। प्रोग्राम में अब मुझे आगे बढ़ना है और बात करनी है जी अब मुझे अफ़गानिस्तान की बात इसलिए हमें आज करनी है क्योंकि वहाँ के दारुल हुकूमत काबुल में जो धमाके हुए हैं उसमें 2 रूसी सिफारतकारों समेत 8 अफराद हलाक जबकि 10 ज़ख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा TV ये रिपोर्ट करता दिखाई दिया कि धमाके के वक्त सिफारत खाने में वीज़े के हुसूल के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद नाज़रीन अफ़गानिस्तान में चंद मुल्कों के सिफारती मिशन ही काम कर रहे हैं जिनमें रूस भी शामिल है। काबुल पुलिस के तर्जुमान खालिद ज़दरान ने बताया कि खुदकुश हमला आवर को हदफ पर पहुंचने से पहले ही शनाख्त कर लिया गया था। सिफारत खाने की ड्यूटी पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसकी फायरिंग से हमला आवर मारा गया, लेकिन बॉम्ब फटने से कीमती जानों का नुकसान हुआ। नाज़रीन ये रवा माह के 5 दिनों में दूसरा धमाका है। 3 रोज़ कबल जुमे को होने वाले धमाके में 18 शहरी हलाक हो गए थे। तालिबान हुकूमत की जानिब से इस वाक़े पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, कितना नुकसान हुआ है और दहशतगर्दी को कुचलने के लिए तालिबान हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इस सब पर हमारे पास रिपोर्ट है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर रशीद साफ़ी साहब मौजूद होंगे मेरे साथ जो कि माहिर हैं अफ़गान उमूर के, उनसे भी बात करेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रूसी सिफारत खाने के गेट के करीब धमाका हुआ। अल जज़ीरा TV के मुताबिक धमाके के नतीजे में 2 रूसी सिफारतकारों समेत 8 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में पुलिस का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने जैसे ही सिफारत खाने के गेट तक जाने की कोशिश की तो उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
जिस के नतीजे में धमाका खेज मवाद फट गया। हुकाम के मुताबिक हमला आवर का मकसद सिफारत खाने के बाहर जमा होने वाले मजमे तक पहुंचकर धमाका करना था। रूस की खबर एजेंसी के मुताबिक इस बम धमाके का हदफ वाज़ेह तौर पर रूसी सिफारतकार थे। ये खुदकुश बम धमाका उस वक्त किया गया जब रूसी सिफारत खाने का एक एहलकार सिफारत खाने की इमारत से बाहर निकलकर उन लोगों में से चंद एक के नाम पुकारने लगा था जिन्होंने रूस के वीजे के लिए दरखास्तें दे रखी थी। मॉस्को में रूसी वजारत खारजा के जारी बयान में बताया गया कि काबुल में दिन 10:50 पर नामालूम अस्करियत पसंद ने रूसी सिफारत खाने के कौंसलर सेक्शन के दाखिली दरवाजे पर धमाका खेज मवाद से हमला किया, जिसके नतीजे में रूस के डिप्लोमेटिक मिशन के 2 मुलाजमीन हलाक हो गए। इसके अलावा वहाँ मौजूद आम अफगान शहरी भी इस बम धमाके की जद में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान में चंद मुल्कों के सिफारती मिशन ही काम कर रहे हैं, जिनमें रूस भी शामिल है। रूस ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन तालिबान हुकूमत और रूस के दरमियान मॉस्को से गंदम, गैस और तेल वगैरह की खरीदो फरोख्त के बारे में बातचीत होती रही है। अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल कादिर बल्गी ने हमले की मजम्मत और रूस की हुकूमत, अवाम और मुतासरी से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारतखाने की हिफाजत के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। कौमी मसालिहत की आला कौंसिल के साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि शहरियों को निशाना बनाना इस्लामी और इंसानी इक़दार के मुनाफी है। अफगानिस्तान में होने वाला ये दूसरा धमाका है। इससे पहले 2 सितम्बर को सूबे हरात के जामे मस्जिद के बाहर होने वाले धमाके में 18 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 2 सितंबर और उसके बाद आज 5 सितंबर यानी 3 रोज़ बाद एक और धमाका हो जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये होता है रूसी सफारत खाने के बाहर। इस बारे में बात कर लेते हैं जी। रशीद साफ़ी साहब से सीनियर तज्ज़ियाकार माहिर हैं अफ़गान उमूर के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा रशीद साहब, ये जो अफ़गानिस्तान में 3 रोज़ बाद एक और धमाका हुआ है, रूस की खबर एजेंसी इस बारे में ये रिपोर्ट कर रही है कि इस बम धमाके का जो हदफ था वो वाज़ेह तौर पर रूसी सिफारतकार थे। अब क्या सर वाकई ऐसा है, रूस के सिफारत खाने को हदफ बनाना ही चाह रहा था यह हमला आवर जो था, और अगर ऐसा था तो फिर इसकी मुमकिन वजूहात क्या हो सकती हैं आपके नज़दीक? जी, एक बात तो तय है कि दहशतगर्द रूसी सफारत खाने को ही निशाना बनाना चाह रहे थे, और अभी ये रिपोर्टें भी आ रही है कि ये खुदकुश हमलावर जो था मुबैना तौर पे वो एम्बेसी के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोका और वो गेट ही पे ये धमाका करने में कर गया है। और इसमें आप जिस तरह आपने रिपोर्ट में भी बताया कि रूसी सफारतखाने और फिर रूसी दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी है कि 2 एहलकार इसमें जबाहक हो गए हैं, और इसी तरह अभी जो ताज़ा इतलात है अमवात की तादाद 10 से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। रूस जो है फॉल ऑफ काबुल के बाद चंद ममालिक में शामिल था जिन्होंने नामुसाइद हालात में काबुल में अपनी सफारती मिशन को खोला था और वहाँ पे सफारती सरगर्मियाँ जारी थी। तो ये अफ़गानिस्तान के लिए और जो ममालिक अफ़गानिस्तान में अमन के ख्वाहां हैं उन तमाम ममालिक के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात है। और इसमें जिस तरह आपने कहा कि रिपोर्ट में भी काफ़ी तफसीलात बताई, जो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा है मौलवी आमिर ख़ान मुत्तकी, उनकी थोड़ी देर पहले बात हुई है रूसी वज़ीर ख़ारजा से। और इसी तरह पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी अभी शाम के वक्त ताज़ियती बयान भी जारी किया है और मज़म्मती बयान भी जारी किया है और मुतालबा किया है कि वो काबुल में मौजूद सफारती मिशंस की हिफाजत के लिए इक़दामात किए जाए। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। यूँ तो कुछ 2-3 हफ्तों से मुसलसल अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हेरात का वाक़या हो या उससे पहले काबुल के वाक़यात जो वाक़यात हो। रशीद साहब, ये चैलेंज क्यों बनते जा रहे हैं तालिबान के लिए? क्यों तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है और इस तरह के वाक़यात पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है तालिबान हुकूमत की जानिब से? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? की वजूहात बहुत सारी है। एक तो जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा क़यादत है वो मुसलसल उनकी गिरफ्त मुख्तलिफ उमूर पे कमज़ोर होती जाती है। सिक्योरिटी का जो सूरत हाल थी फॉल ऑफ काबुल के
فوراً بعد اس میں کافی بہتری دیکھنے کو ملی تھی. پاکستان میں امن قائم رہا. ہم تھا وہ مستحکم نیٹو افواج دوران رشید صاحب ہم آپ کو دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں آپ کی کال، کیونکہ آڈیو آپ کی بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. سگنلز کا ایشو آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ویڈیو لنک پر موجود ہے. کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے رابطہ کر لیں، نہیں ہو پاتا ویڈیو پر تو ہم آڈیو پہ ٹرائی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تجزیہ اپنا شیئر کر رہے تھے رشید صافی صاحب، اور بتا ہی رہے تھے کہ وجوہات کیا ہیں یہ دہشت گردی کے جو واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں افغانستان کے اندر. کیونکہ بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیوں طالبان حکومت کے آ جانے کے 1 سال کے بعد بھی حالات جو ہیں دہشت گردی کو لے کر وہ اس طرح سے مکمل طور پر کنٹرول میں دکھائی نہیں دیتے ہیں افغان طالبان حکومت کیوں. کیونکہ دعوے یہی کیے گئے تھے جب افغان طالبان حکومت آئی تھی کہ سب سے پہلے جو ملک میں یعنی افغانستان کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے گا، یہاں پر لوگوں کی جو جان و مال ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا. اور پھر جیسے کہ بھی صافی صاحب بھی بات فرما رہے تھے کہ دیکھیں بہت سارے ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے یہاں سے جو سفارت خانے ہیں، سفارتی سرگرمیاں ہیں وہ محدود کر دی تھیں یا بالکل بند کر دی تھیں. لیکن روس ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے جس نے اپنی سفارت خانہ یہاں پر جس کا موجود تھا، سفارتی سرگرمیاں اس کی چل رہی تھیں. اور ظاہر ہے جب کسی ملک کے اندر آپ کا سفارت خانہ موجود ہوتا ہے، آپ کی اپنی سیکورٹی تو ہے ہی ہے، لیکن اس ملک کی بہت زیادہ ایک ذمہ داری بنتی ہے، اس حکومت کی ایک بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بیان ضرور سامنے آیا ہے افغان وزارت خارجہ کی جانب سے. اس حملے کی جب مذمت کی گئی ہے تو کہا یہی گیا ہے کہ روس کے سفارت خانے کی سیکورٹی جو ہے ہم مزید اس کو سخت کر دیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد آیا روس اپنا سفارت خانہ وہاں پر کنٹینیو کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، بند کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں رشید صافی صاحب سے جان لیتے ہیں. سوری رشید صاحب، آپ کے سگنلز جو ہیں وہ بالکل ڈراپ ہو گئے تھے، ہمیں کال ڈسکنیکٹ کرنا پڑی. دوبارہ سے آپ ساتھ موجود ہیں. آپ فرما رہے تھے سر وجوہات چیدہ میں چاہوں گی اگر آپ بیان فرما سکیں. کیا وسائل کی کمی ہے، کچھ اور پرابلمز ہیں، کیوں سیکیورٹی اتنی مخدوش ہے اس وقت بھی افغانستان کے اندر رشید صاحب؟ جی، وسائل کی تو یقینی طور پر کمی ہے. جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو امریکہ کے جانے کے بعد گرچہ افغانستان میں کھلی جنگ رک گئی تھی لیکن وہاں پہ زندگی رواں دواں نہیں ہو سکی تھی اس وقت بھی، اور اب بھی ایک ساتھ گزرنے کے باوجود افغانستان میں استحکام کی کوئی صورت ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آ رہی. اس میں کئی جو ہے زمینی حقائق ہے اور زمینی عوامل ہے، اور کچھ جو موجودہ عبوری حکومت ہے ان کی کچھ اقدامات ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ استحکام کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. میں نے جس طرح عرض کیا کہ پہلے کچھ مدت کے لیے افغانستان میں گردی کے اس قسم کے واقعات میں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن اب یہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو طالبان عبوری حکومت ہے وہ ہمیں مسلسل جب ان سے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ افغانستان میں استحکام امن کیوں قائم نہیں ہوتا، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بیرونی عوامل اسپیشلی جو وہاں پہ داعش کی موجودگی ہے، خراسان گروپ کی، ان کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں. تو اس میں کچھ حقیقت بھی ہے کیونکہ خراسان گروپ وہاں پہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور طالبان کے لیے بہت زیادہ اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ابھی جو اسپیشلی افغانستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایسی ہے کہ ہم خدشات یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا. آج ہی کا ایک انٹرویو انڈین میڈیا کو دیا ہے جو شمالی اتحاد کے اس وقت لیڈر ہے احمد شاہ مسعود جونیئر، انہوں نے اپنے ایک پورے جو افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ تبصرہ کیا ہے. اور جو ہم یہاں پہ پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا تھا یا کچھ افغانی میڈیا جو رپورٹ کر رہا تھا کچھ مدت سے کہ وہاں پہ ہندوستانی انفلوئنس میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے، تو اس انٹرویو میں بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ اناؤنس اور ان اناؤنس طریقے سے انڈین کا وہاں پہ عمل دخل زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ بھارت کی جب موجودگی زیادہ ہوتی
رہی ہے افغانستان کی سرزمین پہ، تو بدامنی میں بھی بدقسمتی سے ایسے اضافہ واقعات جو ہیں ہوتا ان میں بھی جاتا بہت ہے۔ زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن تھوڑا آپ نے جیسے فرمایا نا خود ابھی رشید صاحب کے خارجہ پالیسی جو ہے اس پر بہت زیادہ اس کے اثرات آئیں گے، جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے خارجہ تعلقات پر، معاف کیجیے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ریاکشن جو ہے وہ کوئی اس طرح کا آ سکتا ہے کہ رشیا کے ساتھ کچھ تعلقات ہمیں کم ہوتے ہوئے دکھائی دیں، تھوڑے معاملات بگڑتے ہوئے دکھائی دیں افغانستان کے اس واقعے کے بعد؟ دیکھیے افغانستان کی ہسٹوریکلی کبھی بھی روس کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ مستحکم نہیں رہے ہیں۔ 80 کے دہائی کے بعد گرچہ بہت سارے جو ہے حالات بدل چکے ہیں، لیکن درونی خانہ جو اس وقت طالبان قیادت ہے، تو کسی زمانے میں یہ دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ جی تو جی روس تو علاقائی مجبوریوں کے بنا پہ افغانستان میں موجود ہے، اور اپنی سیکیورٹی اور سرحدات کی حفاظت کے لیے ان کو کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں کہ وہ کابل میں بھی اپنی موجودگی چاہتے ہیں اور طالبان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تاجکستان کے سرحد پر اس وقت سیکیورٹی کی زیادہ ذمہ داریاں جو ہے وہ تاجک فورسز کی بجائے روسی افواج کر رہی ہیں۔ اسی طرح جو باقی کچھ سینٹرل ایشیائی ممالک ہیں، وہاں پہ بھی روس نے فال آف کابل کے فوراً بعد اپنی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا تھا، اور جی ان کو مسلسل افغانستان کی طرف سے خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ تو اس میں کئی عوامل کار فرما ہے، اور اس میں جو بنیادی ذمہ داری جو میں سمجھتا ہوں کہ افغان وزارت دفاع جو ہے ان کی مکمل ناکامی اس وقت ہمیں اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ایک تو ناتجربہ کاری، پھر وسائل کی کمی، پھر انٹرنیشنل سطح پہ جو انہوں نے وعدے کیے تو اس کو پورا نہ کرنا، یہ تمام عوامل ایسے ہیں کہ وہ کچھ ایسے طالبان قیادت میں شامل کچھ لوگ ایسے معاملات میں الجھ گئے ہیں جس سے انہیں فائدہ ہونے کی بجائے ان کی سیکیورٹی کے حالات اور ان کے اندرونی مسائل میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ میرا اشارہ جو ہے مولوی یعقوب کی طرف ہے، وہ انہوں نے پاکستان پہ کچھ مدت پہلے ایسے بیہودہ اور بے جا الزامات لگائے تھے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کل کے درخواست کی ہے افغان حکومت سے کہ اگر شواہد ہے تو پیش کیے جائیں۔ پیش کریں۔ آج بھی جو ذبیح اللہ مجاہد ہے، ترجمان ہے افغان طالبان کے، انہوں نے افغان میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور ایک دفعہ پھر پاکستان سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو مبینہ امریکی ڈرونز کی پروازیں ہیں اس میں پاکستان کی مدد حاصل ہے یا پاکستان کی جو فضائی حدود استعمال ہوتے ہیں۔ تو حیرت تو اس بات پہ ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت نہ ریڈار سسٹم ہے، نہ ان کا انٹیلیجنس سسٹم ایسا ہے کہ جس میں وہ ان کو ڈرون طیاروں کی نقل و حرکت کا وہ کوئی سائنٹیفک انداز میں کوئی جواز پیش کرے، لیکن اس کے باوجود جب ان کو اب موقع مل رہا ہے تو پاکستان پہ الزام تراشیاں ہوتی ہے۔ تو اس بات سے یہ اندازہ ہے ہم کہ وہ لگا خود سکتے اندر ہیں۔ اندر سے بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا رشید صاحب، ایک اور چیز تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں، تو یہ جو قبائلی عمائدین نے فیصلہ کیا ہے کہ چھٹی سے 12ویں جماعت تک کی جو لڑکیاں ہیں ان کے اسکول کھول دیے جائیں گے پکتیا صوبے میں، اور حکومت کی اس بارے میں اجازت نہیں لی ہے، طالبان سے اس طور پر باقاعدہ طور پر اجازت نہیں لی ہے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں اسی بات کی جانب اشارہ ہے کہ اب لوگ خود سے ہی بہت سارے علاقوں میں اپنے فیصلے کرنے لگ گئے ہیں، اتنے کمزور پڑ رہے ہیں طالبان وہاں پر؟ دیکھیے یہ ایک بات تو طے ہے کہ جو کابل میں موجود افغان قیادت ہے ان کی مکمل ریٹ تمام افغانستان میں قائم نہیں ہے۔ شمال کی ہم بات ہی نہیں کرتے کیونکہ احمد شاہ مسعود اور ان کے جو حمایت یافتہ جنگجو ہے وہ اس وقت بھی کمر بستہ ہے جنگ پہ۔ جو پکتیا کی آپ بات کر رہی ہیں وہاں سے ہمیں بھی یہ رپورٹیں موصول ہوئی ہیں کہ کچھ محدود پیمانے پر بچیوں کو اسکول جانے کی اجازت ملی ہے۔ اس کے دو وجوہات ہیں، ایک تو پکتیا کا جو علاقہ ہے وہ آپ جانتی ہیں کہ وہ حقانی گروپ کا یا حقانی ماضی میں جو حقانی نیٹ ورک کہلاتا تھا وہاں پہ ان کی زیادہ انفلوئنس ہے، اور بچیوں کی تعلیم کے زیر اثر۔ حوالے سے جی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یا اس قسم کے جو بین الاقوامی جو امور ہے اس میں حقانی گروپ کا جو ہے بہت نسبتاً نرم سٹانس ہے، اور وہ دنیا کے ساتھ چلنے پہ آمادہ ہے۔
جو دوسرا گروپ ہے جس کو قندہاری گروپ کہا جاتا ہے، وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ریجڈ خیالات کا ہے، اور 2 دن پہلے ہرات میں جو ایک عالم دین قتل ہوئے تھے، جن کی وہ ایک دھماکے میں اس کے نتیجے میں اور بھی کافی شہادتیں ہوئی تھی، اور ان کی بے گناہ لوگ بھی اس میں شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ وہ خواتین کے حوالے سے ان کے بہت سخت خیالات تھے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. جن جن علاقوں میں نسبتاً روشن خیال اور دنیا کے ساتھ چلنے والی قوتوں کا غلبہ ہے، وہاں پہ تو حالات اپنے طور پہ وہ ٹھیک کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں. لیکن جہاں جہاں پہ زیادہ جو ہے راسخ العقیدہ اور جس کو کہتے ہیں کہ سخت مزاج قیادت جہاں پہ موجود ہے، تو وہاں پہ اس قسم کی مذہبی اور انسانی آزادیوں کو وہ سخت رکھے ہوئے ہیں. تو یہ مختلف معاملات ہیں. جس طرح پکتی جی بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، افغانستان کے سچویشن ہمیں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کیا سچویشن ہے اور خاص طور پر کیوں یہ سچویشن ہے، اس پر اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھ جاتے ہیں جی پروگرام میں. کینیڈا کا صوبہ ہے ساسکچیوان، وہاں چاقو سے حملے کے واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں 10 افراد ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے ہیں. جو ابھی تک رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. وہ یہ بتاتی ہیں کہ 13 مختلف مقامات پر چاقو سے حملوں کے نتیجے میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. پولیس نے 2 مشتبہ حملہ آوروں کی شناخت بھی کر دی ہے. عمریں ان کی 30 اور 31 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں. یہ دونوں حملہ آور ہیں جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں. ان کو پکڑنے کے لیے 3 صوبوں میں زبردست تلاش کی جو مہم ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی یہاں پر مل نہیں پائی ہے پولیس کو. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بیان ضرور سامنے آیا ہے. انہوں نے چاقو حملے میں ہلاک افراد کے خاندانوں سے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ حملہ ہولناک ہے اور دلوں کو دکھا دینے والا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق کینیڈا میں امریکہ کے مقابلے میں قتل عام کے واقعات نہایت کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے اس پر ہمارے پاس آج ایک رپورٹ ہے، پیکیج ہے، آپ کو دکھا رہے ہیں. کینیڈا کے سنگچوان صوبے میں چاقو زنی کے مختلف واقعات میں 10 افراد ہلاک جبکہ 15 زخمی ہو گئے ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق ان افراد کو جیمز اسمتھ کرینیشن اور قریبی گاؤں ویلڈن میں 13 مختلف مقامات پر نشانہ بنایا گیا. پولیس نے حملہ آوروں کی شناخت ڈیمین سینڈرسن اور مائیکل سینڈرسن کے ناموں سے کی ہے، جن کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں، لیکن انہیں تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا. رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے اسسٹنٹ کمشنر رہونڈا بلیک مور کے مطابق پولیس کو مقامی وقت کے مطابق صبح 5:40 پر جیمز اسمتھ کرینیشن میں چاقو زنی کے واقعے کے بارے میں کال موصول ہوئی، جس کے بعد جلد ہی چاقو زنی سے متعلق مزید اطلاعات والی کالیں آئیں. اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ متاثرین میں سے کچھ کو ملزمان نے چن کر نشانہ بنایا، لیکن دیگر پر بلا ترتیب حملہ کیا گیا. حادثات کا نشانہ بننے والے مقام جیمز اسمتھ کرینیشن میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ جیمز اسمتھ کرینیشن دراصل ایک قدیم کمیونٹی ہے جس کے تقریباً 3400 افراد بنیادی طور پر زراعت، شکار اور ماہی گیری کا کام کرتے ہیں. اسی میں ویلڈن ایک گاؤں ہے جس کی آبادی تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہے. پولیس نے کسی بھی مشکوک شخص کی اطلاع دینے اور لوگوں کو گھروں پر رہنے جیسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کی ہے. لوگوں کو کسی ناواقف شخص کو اپنی گاڑی میں لفٹ دینے یا مشکوک افراد کے قریب جانے سے بھی خبردار کیا گیا ہے. مجرمان کو پکڑنے کے لیے 3 صوبوں میں الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے چاقو زنی کے اس بڑے پیمانے پر حملے کو خوفناک اور دل دہلا دینے والا قرار دیا. انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ میں کہا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا اور ان لوگوں کے بارے میں جو زخمی ہوئے ہیں. کینیڈا میں قتل عام کے واقعات ریکا کے مقام میں نہایت کم پیش آتے ہیں. حالیہ واقعہ کینیڈا کی تاریخ کے سب سے مہلک قتل عام کے واقعات میں سے ایک کہا جا رہا ہے. جرمن نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق حالیہ عرصے میں کینیڈا میں بدترین اجتماعی قتل کا واقعہ اپریل 2020 میں نووا اسکوٹیا میں پیش آیا تھا، جب ایک بندوق بردار نے پولیس افسر کے بھیس میں 12 گھنٹے کی ہنگامی آرائی کے دوران کم از کم 22 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. 2019 میں ٹورنٹو میں ایک شخص نے 10 راہگیروں کو قتل کرنے کے لیے وین کا استعمال کیا تھا. اس سے قبل جنوری 2017 میں ایک شخص نے کیوبک سٹی کی ایک مسجد میں مغرب کی نماز کے دوران فائرنگ کر دی، جس میں 6 افراد شہید اور 5 زخمی ہو گئے تھے.
दिसंबर 2014 में एडमिंटन में एक शख्स ने खुदकुशी करने से कबल अपनी बीवी समेत 8 अफराद को कत्ल कर दिया था। दिसंबर 1989 में भी एक बंदूक बरदार ने खुदकुशी करने से कबल मॉन्ट्रियल के एक्वल पोलीटैंक में 14 खवातीन को हलाक और 13 दीगर अफराद को जख्मी कर दिया था। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।